Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 12th of October 2022, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और लाइव मिंट के टॉप न्यूज़ हेडलाइंस की PDF भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज यू मेक अ लाइफ आउट ऑफ व्हाट यू हैव, नॉट व्हाट यू आर मिसिंग। और आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 और पेज नंबर 8 पर दिए हुए भी एक एक आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल का है, IMF कट्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 23 GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8%। जैसा कि हम लास्ट 2 न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे कि IMF की रिपोर्ट आने वाली है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर के, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस रिपोर्ट में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है वो इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। और केवल इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की जो ग्रोथ फोरकास्ट है और जो अदर इकोनॉमीज़ की ग्रोथ फोरकास्ट है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। सो फाइनली IMF की वो रिपोर्ट कल पब्लिश हो गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023। और अपनी इस रिपोर्ट में IMF ने इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 उसको 60 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करके 6.8 कर दिया है। यानी इससे पहले जो IMF का ग्रोथ फोरकास्ट था उसमें इंडिया की जो GDP एंटिसिपेटेड GDP ग्रोथ थी वो 7.4% की फोरकास्टिंग थी, उसको 0.60% से रिड्यूस करके IMF ने 6.8% का प्रोजेक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। इसके अलावा इंडिया के लिए लॉन्ग और टफ इकोनॉमिक विंटर के भी प्रोजेक्शन किए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और आगे आने वाले इकोनॉमिक सीजन में या इकोनॉमिक टाइम में या क्वार्टर्स में IMF का ये कहना है कि जो डिमांड है इंडिया में वो वीकर रहेगी। जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि रिकवरी देखने को मिलेगी पोस्ट पैंडेमिक, उस एंटिसिपेशन के कंपैरिजन में, उस फोकास के कंपैरिजन में जो इंडिया की डिमांड होगी दैट विल बी वीकर। अपार्ट फ्रॉम इट, एक्सटर्नल जो डिमांड है, ये तो इंटरनल डिमांड की बात हो रही थी, एक्सटर्नल डिमांड मीन्स जो इंडिया का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इट मीन्स इंटरनल इम्बैलेंसेस और एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस दोनों को ही कवर करते हुए IMF ने बोला है कि इंटरनल डिमांड और एक्सटर्नल डिमांड दोनों में डाउनग्रेड देखने को मिलेगा अपकमिंग क्वार्टर्स में एज पर द IMF। तो इंडिया के केस में जो फाइनेंशियल ईयर का जो काउंटिंग शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 का, इंडिया के केस में IMF की रिपोर्ट में वो अप्रैल से शुरू हुआ, जबकि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है वो कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर ईयर मीन्स जनवरी से स्टार्ट किया है प्रोजेक्शन IMF ने। अगर IMF के हम पहले स्लैश डाउन की बात करें, जुलाई में भी जो IMF ने इंडिया के लिए प्रोजेक्शन किया था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80 BPS का स्लैश डाउन या डिक्लाइन किया था अपने पहले फोकास्ट के कंपैरिजन में। तो फाइनली IMF भी उस पर्टिकुलर क्लब को ज्वाइन कर चुका है जहां पर जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं, जो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में जो GDP ग्रोथ रहेगी वो 7% से नीचे रहेगी, जहां पर उसमें वर्ल्ड बैंक का नाम भी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम है। हालांकि RBI अभी भी 7.2% का प्रोजेक्शन लेकर के चल रहा है। इसके अलावा IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के लिए भी बहुत डार्क या स्टीव चैलेंजेस फोरकास्ट किए हैं, जैसे कि IMF के अकॉर्डिंग जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, जो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जनरेट होगी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर दैट इकोनॉमीज आर फेसिंग। और इसकी वजह से जो मेजर इकोनॉमीज है जैसे कि चाइना, USA, वो रिसेशन में जाएंगी, जिसका इम्पैक्ट हमें अदर मेजर इकोनॉमीज और अदर इमर्जिंग मार्केट्स पर क्लियरली देखने को मिलेगा एज पर IMF इकोनॉमिक काउंसलर। तो अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने डायर वार्निंग्स दी हैं वर्ल्ड को एज वेल एज इंडिया को भी। और क्लियरली IMF ने बोला है कि जो 2023 ये साल है, ये पिछले साल के कंपैरिजन में और ज़्यादा ख़राब होगा इकोनॉमीज़ के लिए, और ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे जिसको ओवरकम करना बैंक्स के लिए, सेंट्रल बैंक्स के लिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। और
ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग का जो वेव चला हुआ है, जहाँ पर सारे सेंट्रल बैंक्स अप्रॉक्सीमेटली हर इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जा रहा है, तो उसके लिए भी आईएमएफ का ये कहना है कि दिस इज़ अ नीड ऑफ आवर, और जो ये इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग चल रही है, दिस इज़ नीडेड टू स्टे ऑन कोर्स। और अप्रॉक्सीमेटली इसी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की वजह से 1/3 of global economy may contract in this year, that is 2023। और अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन को लेकर के जो आईएमएफ का प्रोजेक्शन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8.8%, जो कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग बहुत हाई है। और अगर हम अपने यहाँ के इंडिकेटर्स को भी देखें, सीपीआई जो आरबीआई की लिमिट रहती है, एमपीसी की लिमिट रहती है 6, उससे भी ज़्यादा है। इवन यूएस की जो टॉलरेंस लिमिट है उससे भी ज़्यादा है। 8.8% इन्फ्लेशन, इट मीन्स huge monetary policy tightening in upcoming time। और monetary policy tightening means impact on demand, impact on money supply, impact on consumption, that may further leads to recessionary conditions। तो ये फिलहाल के लिए आईएमएफ के प्रोजेक्शंस हैं वर्ल्ड और इंडिया के लिए। इसी के साथ पेज नंबर 4 पर एक इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट का, जो स्पेशली इंडिया के बारे में। अभी तक अगर हम इंडिया की करेंसी परफॉर्मेंस को देखें, डोमेस्टिक करेंसी परफॉर्मेंस को या डोमेस्टिक इंडिकेटर्स को या एक्सटर्नल इम्बैलेंस को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, तो इंडिया जो था अपने काउंटर पार्ट कंट्री से, अपने पीयर कंट्री से, अपने साथ वाले कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म कर रहा था। बट अभी जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ डूइंग वर्स देन द अदर मेजर इमर्जिंग मार्केट्स पीयर। तो जो और इमर्जिंग मार्केट्स हैं वर्ल्ड में, उनके कंपैरिजन में इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है वो वर्स्ट रही है। और सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है इसमें करंट अकाउंट बैलेंस है। इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो वाइडन होता जा रहा है। What is current account balance? It is simply the measure of money flowing into the country through trade and other means versus money going out of the country through trade and other services। और आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 3.5% रहेगा इंडिया की जीडीपी का। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 3.5% ऑफ जीडीपी इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए एज पर द आईएमएफ। एंड दिस प्रोजेक्शन इज अमंग वन ऑफ द हाइएस्ट प्रोजेक्शन अमंग ऑल द कंट्रीज। तो अगर हम रशिया को छोड़ दें, वी कैन सी दिस ग्राफ, अगर हम रशिया को छोड़ दें तो रशिया के अलावा अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखें, चाहे वो इमर्जिंग यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो अदर एशियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, उन सब के कंपैरिजन में इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रोजेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। एंड दिस इज़ द इन्फ्लेशन कंपैरिजन अमंग द अदर कंट्रीज। तो यूरोप, साउथ अमेरिका, रशिया और ब्राज़ील का जो इन्फ्लेशन है वो केवल इंडिया से ज़्यादा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम इट जो अदर मेजर इकोनॉमीज़ हैं, मेजर इकोनॉमीज़ हेयर मीन्स इमर्जिंग मार्केट्स हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अदर एशियन कंट्रीज़ हो, उन सब में जो इन्फ्लेशन रहेगा फिलहाल के लिए, जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है वो इंडिया से कम रहेगा। तो डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन कम है तो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग भी उतनी सीवियर, उतनी एग्रेसिव नहीं होगी जितनी इंडिया के केस में होगी। और अगर इतनी इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें डिमांड, कंजप्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिलेगा एज पर द आईएमएफ। तो आईएमएफ की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया जो अपने काउंटर पार्ट कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, चाइना, रशिया और जो अदर मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनकी कंपैरिजन में वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना था कि इंडिया इज परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर इमर्जिंग मार्केट्स, बट आईएमएफ की रिपोर्ट इज सेइंग समथिंग एल्स। अब इसी के साथ हम एक और न्यूज़ कवर कर लेते हैं जो कि पेज नंबर 8 पर दी हुई है। यूएस रिसेशन इन 6 to 9 months सेज जेमी डिमॉन। तो जेपी मॉर्गन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका ये कहना है कि वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस द सीरियस हेडविंड्स, or these serious headwinds are actually likely to push the US and the other global economies into recession by the middle of next year। यानी 2023 कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें तो 2023 का जो कैलेंडर ईयर है उसमें यूएस और जो बड़ी अदर मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं वो सीवियर रिसेशन की सिचुएशन में जा सकती हैं एज पर द सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन। और उनके अकॉर्डिंग यूरोप इज़ ऑलरेडी इन रिसेशन, और यूएस जैसे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो आगे आने वाले टाइम में
और सीवियर रिसेशनरी सिचुएशंस में जा सकते हैं। ऑल्दो अगर अभी यूएस इकोनॉमी का करंट मोमेंटम देखें, करंट इंडिकेटर्स देखें, तो यूरोप के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस है, बट ये सारे इंडिकेटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में डिमांड पर देखने को क्लियरली मिलेगा। और रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के भी अभी भी अनसर्टनिटी बनी हुई है। तो एज पर द सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन, द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस अ सीरियस क्राइसिस इन अपकमिंग टाइम। और यही सेम अनाउंसमेंट जो है यूएनडीपी ने भी करी है। यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूएनडीपी ने ट्यूसडे को वार्न किया है कि वर्ल्ड जो है वो सीरियस डेट क्राइसिस फेस कर सकता है आगे आने वाले टाइम में। और इस जो डेट क्राइसिस से कंट्री के या वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा जो पार्ट हैं वो सीवियर रिसेशन और पावर्टी में फॉल कर जाएंगे। तो यूएनडीपी की एक नई रिपोर्ट आई है जहां पर उसने अप्रॉक्सीमेटली 54 कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करी है, और स्टडी में उसने अपने प्रोजेक्शन दिए हैं। और अगर हम चाहे यूएनडीपी की रिपोर्ट देखें, चाहे जेपी मॉर्गन के सीईओ का स्टेटमेंट देखें, चाहे बड़ी बड़ी अदर कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव का स्टेटमेंट देखें, एक्सपर्ट्स का, इकोनॉमिस्ट का एंटिसिपेशन या फोकस देखें, चाहे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट देखें, ऑल आर प्रोजेक्टिंग द सेम, दैट वर्ल्ड इज गोइंग इनटू द रिसेशनरी वेट्स इन अपकमिंग टाइम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। डीक्रिमिनलाइज ऑफेंसेस फॉर ईज ऑफ बिस MOSPI proposal. MOSPI stands for Ministry of Statistics and Program Implementation. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक प्रपोजल सेंड किया है गवर्नमेंट को। क्या प्रपोजल सेंड किया है? अंडर दिस प्रपोजल दिस मिनिस्ट्री हैज़ offered or proposed the government that there should be the decriminalization of the offenses under the Collection of Statistics Act 2008. तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के तहत कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके तहत अगर कोई भी ऑफिशियल, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ऑफिसर को, किसी भी स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर को किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन देता है या किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोविजंस हैं, उसको अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने की जेल हो सकती है या कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लग सकती हैं, या दोनों के ही प्रोविजंस हैं। तो गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए अगर हम रिसेंटली सेंटर गवर्नमेंट के इफ़ेक्ट्स को देखें तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स, रिफॉर्म्स के थ्रू गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हो। तो उसी लाइन में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने गवर्नमेंट से ये कहा है कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के तहत जो भी ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि क्रिमिनलाइज करते हैं ऑफेंसेस को, उन प्रोविजंस को रिमूव करके सिविल ऑफेंसेस बना दिया जाए। इट मीन्स वहाँ से इम्प्रिजनमेंट हटा करके फाइन, फाइनेंशियल फाइन और पेनल्टीज़ का प्रोविजन डाल दिया जाए। डीक्रिमिनलाइजेशन के लिए क्यों कहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सिंपली ये कहना है कि अगर छोटे छोटे से एक्ट को हम क्रिमिनल एक्ट में डालेंगे तो इट विल एक्चुअली हॉल्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो इम्प्रिजनमेंट या जेल के कंपैरिजन में, जेल के प्लेस में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ये बोलना है कि हम ज़्यादा फाइन कलेक्ट कर लें, दैट वुड बी बेटर। तो प्रपोज्ड अमेंडमेंट will actually decriminalize the offenses like obstructing and deceiving statistics officer by doing away with the provision of simple imprisonments up to 6 months। तो जो statistical officers होते हैं जो कि फील्ड में जाते हैं स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने, डेटा कलेक्ट करने, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, तो उनको ऑब्स्ट्रक्ट करना या उनको गलत इन्फॉर्मेशन देना इंडिया में फ़िलहाल के लिए क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर इतने छोटे छोटे एक्ट्स के लिए क्रिमिनल ऑफेंसेस का प्रोविजन होगा तो डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हॉल्ट करेगा। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है और उस ड्राफ्ट के लिए पब्लिक कमेंट भी मांगे हैं बाय October 30। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज़ इनवाइटेड द पब्लिक कमेंट ऑन इट्स ड्राफ्ट प्रपोजल, और उसमें इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ये कहना है कि जो मॉनेटरी पेनाल्टी है दैट विल बी मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू द 6 month जेल टर्म। और इवन कुछ माइनर ऑफेंसेस जो हैं उनको रिमूव भी कर दिया गया है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं सेक्शन 16, 17, 20, 21, 18, 19 और 22 में चेंजेस। दिस इज एग्जिस्टिंग पेनाल्टी एंड दिस इज द प्रपोज पेनाल्टी।
क्रिमिनल ऑफेंस, जहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस को कंटिन्यू किया, जहाँ पर ऐसे ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करने की बात करी, इट मीन्स इनको कंटिन्यू किया गया है उस प्रपोज ड्राफ्ट ने, बट इनको डिसकंटिन्यू करने की बात कही गई। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 एंड 6, जो कि हमारे पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है। MD CEOs ऑफ ARCs कांट हैव मोर देन 3 टर्म्स इन ऑफिस। तो कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी ट्यूसडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सर्कुलर्स लाए हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स या रेगुलेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट RBI का रेगुलेशन है वो ARCs से रिलेटेड है। व्हाट आर ARCs? ARCs स्टैंड्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। What is asset reconstruction company? It is basically a specialized financial institution that buys the NPAs or the bad assets from the bank and the financial institution so that the latter can clean up their balance sheet. तो NPA खरीद करके ये रिकवरी करते हैं और उससे से अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम आज ARCs को डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन्हीं के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए हैं ट्यूसडे को। और उस नए प्रपोजल के अकॉर्डिंग, नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जो ARCs के MDs मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं और जो CEOs हैं वो किसी एक ARC में, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 3 टर्म से ज़्यादा ऑफिस में नहीं रह सकते हैं। इट मीन्स किसी भी MD, किसी भी CEO को 3 टर्म से ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं, विच कैन, और द टर्म कैन नॉट एक्सीड द 5 ईयर्स। इट मीन्स 15 साल से ज़्यादा कोई भी एक MD किसी और CEO किसी एक ARC में कंटिन्यू नहीं रह सकता है एज ए MD और एज अ CEO। इसके अलावा जो CEOs हैं उनकी रिटायरमेंट एज भी फिक्स कर दी गई है प्राइवेट बैंक्स में, अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स। तो जो ARCs हैं उनके, जो प्राइवेट बैंक्स में जो उनकी रिटायरमेंट एज होती है, वही रिटायरमेंट एज ARCs में भी कर दी गई है, फिक्स कर दी गई। इट मीन 70 प्लस से ऊपर का इंडिविजुअल CEO की पोजीशन को होल्ड अप नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम इनहांसिंग द गवर्नेंस नॉर्म, ARCs हैव बीन अलाउड टू बिकम द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मीन्स अगर चाहें तो जो ARCs हैं वो बिड भी कर सकती हैं असेट्स में। अगर कोई इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट IBC केस के तहत किसी भी असेट्स की ऑक्शन हो रही है, उसकी बिडिंग हो रही है, तो उसमें प्रॉपर बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है कोई भी ARC। इट मीन्स NPS को खरीदने के लिए बिडिंग कर सकती है। तो बेसिकली जो ये नए नॉर्म्स लाई है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ARCs के लिए, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, पुराने नॉर्म्स को ऑलरेडी रिव्यू करके लाया गया। और इसमें यहाँ पर RBI का एक सीधा सा पर्पस है कि जो ARCs हैं उनको प्राइवेट बैंक्स के इक्वल, उनके रेगुलेशंस को प्राइवेट बैंक्स के इक्वल और एट पार लाया जाए। तो प्राइवेट बैंक्स की तरह ही ARCs के लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नए नॉर्म्स आ रहे हैं। तो इट मीन्स नाउ RBI इज ट्रीटिंग ARCs or the private bank at par with each other in terms of corporate governance norms। और इसमें भी अगर रीअपॉइंटमेंट चाह रही है ARC किसी भी MD और किसी भी CEO का, तो जस्ट लाइक प्राइवेट बैंक्स उनको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ेगा। इट मीन्स 3 साल बाद अगर ARC चाहे तो उस CEO को, उस MD को दोबारा से अपॉइंट कर सकती है, जस्ट लाइक प्राइवेट बैंक्स। और इस 3 पीरियड के गैप में या कूलिंग पीरियड में दो इंडिविजुअल किसी भी ARC से एसोसिएट ना हो, कहीं भी ARC में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो या अपॉइंटेड ना हो। तो बेसिकली प्राइवेट बैंक्स के जो नॉर्म्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, MD CEOs के अपॉइंटमेंट को लेकर के, वही नॉर्म्स अब ARCs पर भी एप्लीकेबल हो रहा है। सो दिस इज द क्राइटेरिया और द न्यू प्रपोज रूल बाई RBI ऑन ARCs। और RBI का ये मानना है कि ये नए जो रूल है ये ARCs में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि RBI से ही रिलेटेड है, उसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। RBI टाइटन डिस्क्लोजर नॉर्म्स ऑन NPA डाइवर्जेंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NPA से के डिस्क्लोजर से रिलेटेड नॉर्म्स को भी टाइट किया है। नॉर्म्स दैट अप्लाई टू कमर्शियल बैंक्स ऑन डिस्क्लोजिंग डाइवर्जेंस इन असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग विल होल्ड गुड फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो UCBs जो हैं उनके लिए अब NPA डिस्क्लोजर के जो नॉर्म्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स के ही तरह हो गए हैं। रेगुलेटर ने रिसेंटली स्पेसिफाई किया है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए एक थ्रेशोल्ड है कि वो अगर NPA को डाइवर्ज करते हैं किसी भी तरीके से, उसका रिक्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करें अप टू द एक्सटेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। यही जो नॉर्म्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया UCBs पर भी एक्सटेंड करने जा रही है। तो अगर NPA का किसी भी तरीके से रिक्लासिफिकेशन होता है, किसी भी तरीके से उनमें उस पर एडिशनल प्रोविजनिंग करता है बैंक्स उन NPAs पर,
और वो एडिशनल प्रोविजनिंग अगर 10% से ज़्यादा है रिपोर्टेड प्रॉफिट का, तो इन जो बैंक्स हैं और जो यूसीबीज हैं उनको सारा डिस्क्लोजर करना पड़े। तो बेसिकली डिस्क्लोजर नॉर्म्स को इम्प्रूव किया है, मोर स्पेसिफिकली ऐसे डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो कि एनपीए से रिलेटेड हैं। इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टर्स को बेटर ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स विल बी बेटर इन्फॉर्म्ड सो दैट दे कैन टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट को इम्प्रूव करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एनपीए डिस्क्लोजर से रिलेटेड नॉर्म्स को मॉडिफाई किया है। अब देख लेते हैं सम अदर शॉर्ट न्यूज क्लिप्स। आरबीआई ट्विक्स रूल्स फॉर बैंक्स ऑन अनहेज्ड एफएक्स एक्सपोजर। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एआरसीज को लेकर के, एनपीए के डिस्क्लोजर को लेकर के रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नॉर्म्स चेंज किए हैं। और इस पर्टिकुलर न्यूज़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को जो बैंक्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को लेकर के भी कुछ नॉर्म्स में चेंज किए। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस हैं बैंक्स के लिए, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के एक्सपोजर को लेकर के, उन गाइडलाइंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ा सा ट्विक किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। तो बेसिकली जो इंक्रीमेंटल कैपिटल और प्रोविजनिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक्स की, किस लिए, अगर कोई बैंक किसी भी फॉरेन करेंसी में एक्सपोजर में, अनहेज्ड फॉरेन करेंसी में उसका एक्सपोजर है, तो उसके लिए कुछ इंक्रीमेंटल कैपिटल और प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है। उस इंक्रीमेंटल कैपिटल और प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट की गाइडलाइंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विक कर दिया है। क्यों ऐसा चेंज कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से इंडियन रुपी वीकन हो रहा है, तो ऐसे बैंक जिनका फॉरेन एक्सचेंज में ज़्यादा एक्सपोजर है, तो डेफिनेटली उनके लिए रिस्क ज़्यादा है, अनसर्टनिटी ज़्यादा है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल के लिए चाहता है कि जो इंक्रीमेंटल कैपिटल है, प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट्स है, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। एंड दिस इज द न्यू टेबल जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट और इंक्रीमेंटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कि जो प्रोविजनिंग है वो उनको चेंज किया है, स्पेशली ऐसे बैंक्स जिनका फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोजर है, स्पेशली अनहेज्ड फॉरेन एक्सचेंज। ऐसे बैंक, अगर बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में मैं आपको बताऊं, तो ऐसे बैंक जो कि फॉरेन करेंसीज में डील कर रहे हैं, जैसे कि यूएसडी, यूरो में डील कर रहे हैं, तो उनको रिस्क से बचाने के लिए, अननेसेसरी रिस्क से बचाने के लिए, और क्योंकि जिस तरह से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, अभी तक इंडियन रुपी अप्रॉक्सीमेटली 10% डेप्रिशिएट कर चुका है इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में, तो उसको देखते हुए डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन इन इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज एक्चुअली timely decision that Reserve Bank of India has taken. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मार्केट फॉल्स मोस्ट इन 2 वीक्स ऑन राइजिंग yield। यूएस मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग और हॉकिश अप्रोच कंटिन्यू है और उसका इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। बॉन्ड यील्ड जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है लास्ट 2 वीक्स में। अगर हम जियो पॉलिटिकल्स को देखें तो उसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल हो रहा है इंडिया के इंडाइसेस पर, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, चाहे वो इंडियन करेंसी हो। और लास्ट 2 वीक्स में जो बॉन्ड्स यील्ड है इंडिया में, जो इंडियन बेंचमार्क बॉन्ड्स हैं, उनकी जो यील्ड है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही फॉल देखने को मिला है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो। So indices are continuously declining or making losses because of the rising yield. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 5G updates dot summons phone maker and telcos. डॉट स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मोबाइल डिवाइस मेकर्स और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को सम्मन किया वेडनेसडे को। किस इशू पर सम्मन किया, किस इशू पर बुलाया? फॉलोइंग द कंप्लेंट फ्रॉम द लेटर दैट द फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव नॉट रिलीज देयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स ओवर द एयर दैट अलाउ द यूजर्स टू यूज 5G इनेबल फोन्स। जैसा कि अभी हमने लास्ट न्यूज़ एनालिसिस में कई बार डिस्कस भी किया था कि एयरटेल ने 8 सिटीज़ में 5G लॉन्च भी कर दिया है। जियो जो है वो दिवाली में फुल फ्लेज 5G लॉन्च पर जा रहा है। अब जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, इनकी कंप्लेन है डॉट से। क्या कंप्लेन किया इन्होंने? डॉट से कहा है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रही, अपने सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो 5G सर्विसेज ऑप्ट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने ऑप्ट कर भी ली है, वो 5G सर्विसेज पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी डिवाइसेज जो है वो अपडेटेड नहीं है 5G सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। और इसी कंप्लेन पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की, इसी कंप्लेंट पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने मोबाइल कंपनीज और मोबाइल डिवाइस मेकर्स को सम्मन किया है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और वाराणसी, जहां पर 5G सर्विसेज अवेलेबल हो चुकी हैं, वहां के कंज्यूमर अभी भी 5G सर्विसेज को नहीं यूज़ कर पा रहे बिकॉज ऑफ द 5G
updates that is not available on their devices. So let us see कि मोबाइल जो डिवाइस प्लेयर्स हैं उनका क्या कहना है। फिलहाल प्राइमा फेसी उन्होंने बोला है कि उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 महीने और लगेंगे प्रॉपरली सॉफ्टवेयर अपडेट को रिलीज़ करने में। तो देखते हैं ये फिलहाल के लिए ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होती है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज एयरटेल और जियो चाह रही है कि दिवाली में फुल फ्लैश जो है वो 5G सर्विसेज लॉन्च हो जाए इंडिया में, जैसे कि वो फेस्टिव डिमांड का जो पोटेंशियल है उसको टैप कर पाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, स्लेब्स कॉर्पोरेट बॉसेस फायर अप लग्जरी हाउस मार्केट। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो रियल स्टेट है उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला था, क्योंकि इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास पैसा नहीं था, फंड्स अवेलेबल नहीं थे। पैंडेमिक की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था, जिसकी वजह से जो अदर सेक्टर है, मोस्ट स्पेसिफिकली जो रियल स्टेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड हुआ था। प्रॉपर्टीज़ के जो प्राइस है, दाम थे, बहुत ज़्यादा गिरे थे, एक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला था। बट एज़ पर दिस न्यूज़ रिसेंटली, अगर 2021 को हम छोड़ देते तो रिसेंटली जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट बॉसेस हैं, दे आर बाइंग द लग्जरी हाउस। तो जिसकी वजह से जो लग्जरी हाउस मार्केट है उसमें हमें फायर अप देखने को, उसमें थोड़ा सा बूम देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज corporate bosses are actually have actually started buying these luxury houses. Recently माधुरी दीक्षित ने approximately 48 करोड़ का एक अपार्टमेंट बुक किया है इंडिया बुल्स प्रॉपर्टी में, जिसके बाद से ये न्यूज़ कंटिन्यूसली डेवलप होता है। जो लार्ज प्रॉपर्टी डील्स हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1921 करोड़ ऐड किए हैं केवल और केवल इस ईयर में। तो जो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग बेसिकली कहना है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेस हाउसेज हैं, बॉसेस हैं, वो लग्जरी हाउस मार्केट को फायर अप कर रहे हैं बाई बाइंग द लग्जरियस प्रॉपर्टीज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, फेस्टिवल डिमांड पुशेस लिक्विडिटी इनटू डेफिसिट अगेन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से इंडिया में लिक्विडिटी शॉर्टेज, लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन ऑलरेडी चल रही थी, बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब इंडिया जो है फेस्टिवल डिमांड में जा रहा है, फेस्टिव सीजन में जा रहा है, और फेस्टिव सीजन में जो है डिमांड फिर से बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स रिक्वायर और इन्वेस्टर्स रिक्वायर मोर मनी फॉर फुलफिलिंग देयर डिमांड, जिसकी वजह से मार्केट में फिर से लिक्विडिटी डेफिसिट की सिचुएशन आ सकती है। और अगर लिक्विडिटी डेफिसिट की सिचुएशन आई तो कंपनीज, कॉरपोरेट्स और अदर सेक्टर जो रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं, सेल में जो बूम एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो नहीं होगा। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी लेस डिमांड। तो शार्प अपटिक इन क्रेडिट डिमांड कैन ऑल्सो बी सीन बिकॉज ऑफ दिस हायर कंजप्शन, क्योंकि इंडिया में फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ जाती है, कंजप्शन बढ़ जाता है, लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी उस डिमांड और कंजप्शन को सपोर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली क्रेडिट डिमांड जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करेगी एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना मनी सप्लाई किया सितंबर और अक्टूबर मंथ में और कितना एब्जॉर्ब किया। दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द इंजेक्शन एंड दिस येलो लाइन इंडिकेट्स द एब्जॉर्प्शन। और हम सबको पता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाए तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन के जो केसेज है वो ज़्यादा हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, रशिया डिक्लेयर्स मेटा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। रशिया ने यूएस टेक जियांट मेटा की जो पेरेंट कंपनी है, जो कि पेरेंट कंपनी बेसिकली मेटा और इंस्टाग्राम और फेसबुक की, उस मेटा कंपनी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है ट्यूसडे को। रशिया ने यूएस टेक जियांट मेटा को टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में ऐड कर दिया है, अकॉर्डिंग टू अ डेटाबेस ऑफ द फेडरल सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग। हालांकि आप सबको पता होगा कि लेट मार्च में रशिया ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया था फॉर कैरिंग आउट द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ इन रशियन टेररिन, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी। फाइनली कल रशिया ने मेटा को, जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसको फाइनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल दिया है। तो जो अब वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस का, ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे जा रहा है। यूएस और रशिया अब डिफरेंट तरीके से, या बोल सकते हैं रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इस वॉर को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अभी मेटा जैसी कंपनी को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाला जा रहा है तो डेफिनेटली द वॉर इज़ गोइंग एट अ इंटायरली डिफरेंट लेवल। हालांकि जो बाइडेन है उसने कंडेम किया है रशिया की जो स्ट्राइक्स है, मिसाइल स्ट्राइक्स है, उनको अटर ब्रूटैलिटी बोला है। रिसेंटली यूएन में जो वोटिंग होनी उसको लेकर के भी इंडिया के मूव को
डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया किस तरीके से रशिया के अगेंस्ट वोटिंग करेगा या नहीं करेगा. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट. इफ यू like the discussion, please give thumbs up, like, share and subscribe. Thank you.